चलिए, हीटिंग कुछ था क्या? हिमांक पर ओवरनशील विलय के मिलाने का प्रभाव। सुनो, पिछले क्लास में आप हिमांक को बढ़िया से समझ गए थे। ग्राफिकली दो तीन तरह का परिभाषा सब समझ गए थे ना। आज हम लोग समझेंगे हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है जब किसी द्रव में ओवरनशील विलय मिलाया जाता है। जैसे आप याद कीजिए, पानी उबलता था 100 डिग्री सी पर, और जब चीनी उसमें मिला देते थे तब वह उबलता था 105 110 डिग्री सी पर। तो आपने देखा कि पानी का क्वथनांक बढ़ गया था ओवरनशील विलय मिलाने पर। आज हम देखेंगे पानी जम जाता है 0 डिग्री सी पर, यानी पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री से। यदि हम उसमें थोड़ा चीनी मिला दें और फिर से उसको दोबारा जमाने का प्रयास करें तो वो कितना पर जमेगा, 0 से कम पर या 0 से ज़्यादा पर। यदि कम पर जमेगा तो इसके कम पर जमने का कारण क्या है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट के घटने का कारण क्या है। इन सभी बातों पर हम लोग आज काम करेंगे, ठीक है। तो जो भी लोग हेडिंग नहीं डाले हैं हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग डालिए तो। हिमांक पर अउड़नशील विलय के मिलाने का प्रभाव। हिमांक पर अउड़नशील विलय के मिलाने का प्रभाव। देखिए यहाँ, ये हेडिंग सब लोग लिखे हुए हैं पहले से। देखो यहाँ, सबसे पहले हम एक बर्तन लेते हैं और इसमें लेते हैं प्योर वाटर, या प्योर सॉल्वेंट ले लो, ज़्यादा बेहतर होगा। वाटर भी हो सकता है, कोई अलग चीज़ भी हो। सभी लोग हिस्सा कर रहे हैं, मुंह बंद कीजिए। प्योर वाटर के वेपर प्रेशर को हम लोग किस चीज़ से सूचित करते थे, याद है आपको? पी नॉट से। नोट तो लगता ही है प्योर के लिए। इसके बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग किस चीज़ से सूचित करते थे? टी नॉट बी से। सिंबल के रूप में टी नॉट बी ही ना लेते थे। और इसी प्रकार शुद्ध पानी रहे या शुद्ध विलायक रहे तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग मानते हैं टी नॉट एफ। क्या मानते हैं? टी नॉट एफ। पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टी नॉट बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टी नॉट एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी शुद्ध विलायक का हिमांक। क्लियर है ये? इस दोनों के बारे में हम पहले ही पढ़े हुए हैं, हम बस अभी लिख दिए हैं याद दिलाने के लिए। हमको मेन पढ़ना क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट पर, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा, इस पानी में थोड़ा सा यूरिया मिला देते हैं। मान लो यूरिया एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, पानी में जाएगा पूर्ण रूप से ये घुल जाएगा। अब जैसे ही आपने इसमें यूरिया मिलाया तो अब जो बर्तन में आया वो क्या है? वो तो सॉल्यूशन हो गया ना। अब वो प्योर सॉल्वेंट तो रहा नहीं, अब सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम लोग किस चीज से इंडिकेट किए हैं पीछे? पीएस से, हाँ या ना? बॉइलिंग पॉइंट को किस चीज से इंडिकेट किए हैं? टीएफ से। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट है ना, इसको हम लोग टीवी से सूचित किए थे, याद कीजिए। और इसी प्रकार इसके फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग सूचित करेंगे किस चीज से? नहीं, टी नॉट एफ वो प्योर के लिए ना नोट लगेगा। टीएफ को क्या पढ़ेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टीबी को क्या पढ़ेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। पीएस को क्या पढ़ेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इधर वाला हर चीज सॉल्यूशन के लिए और उधर वाला हर चीज सॉल्वेंट के लिए। अब जो दो चीज पढ़े हैं उस पर हम पहले काम करते हैं। अब बताइए,
पी नॉट और पी एस में कौन बड़ा कौन छोटा? सबको पता है पी नॉट और पी एस में पी नॉट बड़ा होता है, ये आपको पता है। चलिए दूसरी बात बताइए, टी नॉट बी और टीवी में कौन बड़ा होता है? टीवी बड़ा होता है। बिलियन का ना क्वथनांक ज्यादा होता है, तब ना क्वथनांक उन्नयन हुआ था। इसी प्रकार एक तीसरा बात आज आपको जानना है कि टी नॉट एफ और टी एफ में कौन बड़ा होगा? बताइए कौन बड़ा होगा? देखिए इस क्वेश्चन का जवाब सब लोगों के पास नहीं है, कोई बात नहीं, यही हमको आज समझाना है। तो जानिए आप, टी नॉट एफ बड़ा होता है और टी एफ छोटा होता है। देखिए यहाँ टी नॉट बी छोटा है और यहाँ टी नॉट एफ बड़ा है, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है लेकिन सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। तो एक चीज का जवाब मिला कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से। यहाँ से ये बात भी स्पष्ट हुआ कि यदि हम किसी भी प्योर लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालकर उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दें तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि टी नॉट एफ बड़ा है और टी एफ छोटा है, मतलब घटा है तब तो छोटा है या ना। जैसे पानी, ये मान लो कि वाटर है, शुद्ध शुद्ध पानी है ये, इसको यदि हम जमाएंगे तो 0 डिग्री सी पर जमेगा, जमना स्टार्ट करेगा तो 0 डिग्री सी इसका फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। तो यदि हम इसमें थोड़ा सा यूरिया मिला दें और पुनः उसको यदि जमाने का काम करें हम, तो वो 0 से ज़्यादा पर जमेगा या 0 से कम पर या 0 पर? 0 से कम पर। तो 0 से कम पर कितना पर जम सकता है? अपने मन से कोई एगो वैल्यू बताइए। -2 डिग्री सी, -4 डिग्री सी, -6 डिग्री सी, यानी जो भी जमेगा वो माइनस में जाके जमेगा। सन्नी कुमार पूछ रहे हैं वांट ऑफ फैक्टर किसे कहते हैं? थोड़ा वेट कर लीजिए, आगे आएगा। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट -5 डिग्री सी, -7 डिग्री सी, कुछ भी होगा, जो भी होगा 0 डिग्री सी से कम होगा। बताइए उसका नेगेटिव वैल्यू भाग जाएगा टेम्परेचर में। तो ये एक बड़ा सिंपल सा लाइन था कि जो हमने कह दिया कि देखो ऐसा है कि सॉल्वेंट में, मतलब प्योर सॉल्वेंट में यदि तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। तो तुमको सिर्फ इसका जवाब मिला है, तुम इसको समझे नहीं हो। अब तुम थोड़ा इसको समझो कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, ये पीछे का रीजन क्या है। सन्नी कुमार, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो थोड़ा आगे से है, वो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से है और वो भी पढ़ाई हुआ नहीं, अभी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चल रहा है, इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर चलेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद वो सब आएगा। प्लीज़ थोड़ा वेट कर लीजिए, और इस तरह का कोई हो चैप्टर के बाद यदि क्वेश्चन रह जाए फिर हम एक दिन लाइव सेशन में देखेंगे कि क्या गया है। यदि बाय द वे रह जाएगा तो उसको बता देंगे, हालांकि चांस इसका बहुत कम है, ठीक है। तो हैव पेशेंस। देखिए इधर इसका इसका रीजन सुनिए। अब फ्रीजिंग पॉइंट घटा क्यों, ये बड़ा कंसेप्चुअल बात है, और ये बात सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो पिछला लेक्चर किए हैं और बढ़िया से पढ़े हैं और बढ़िया से समझे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हम दोबारा फ्रीजिंग पॉइंट पर जाते हैं। एक बर्तन में हमने पानी लिया और इसको फ्रीज में जाके रख दिए, जहाँ का टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सी। इसका टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज किया इस पानी का, और ये 0 डिग्री सी पर जैसे ही आया तो इसका कुछ भाग किस में बदल जाएगा? बर्फ में, आइस में। और नीचे क्या है? वाटर। अब देखो ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये वाला भाग, गोल वाला भाग, एक्चुअल में ये आइस है, बर्फ बन गया है। और आप याद कीजिए पिछला क्लास में आपको बताया गया था कि फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जहां पर किसी एक ही सब्सटेंस का दो स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करता है, को एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट। और ये भी आपको बताया गया था कि ये वाटर कन्वर्ट किया आइस में, आइस कन्वर्ट करता है वाटर में। समय के साथ वाटर में और आइस के भार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये जनरली तब होता है जब रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर एंड रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। हमने आपको कहा था कि आइस भी H2O से बना हुआ है, वाटर भी H2O से बना हुआ है, खाली उसका फिजिकल स्टेट अलग अलग है, एक है सॉलिड एक है लिक्विड। और हमने आपको यह कहा था
कि इसके मास में परिवर्तन तब नहीं होगा जब इसका 10 मॉलिक्यूल पर सेकेंड वाटर में कन्वर्ट करे और वाटर का भी 10 मॉलिक्यूल पर सेकेंड आइस में कन्वर्ट करे। ऐसी स्थिति में दोनों का मास कांस्टेंट हो जाएगा, फिर उसके मास पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि मास पर फर्क नहीं पड़ रहा हो आइस और वाटर में, तो इसका यह मतलब नहीं है कि अंदर में कोई प्रोसेस हो ही नहीं रहा है। अंदर में तो प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस कभी भी रुकता नहीं है। यहां अभी भी वाटर कन्वर्ट कर रहा है आइस में, आइस कन्वर्ट कर रहा है वाटर में, लेकिन चूंकि दोनों का रेट समान है, इस वजह से पता नहीं चल रहा है कि कुछ अंदर हो भी रहा है। ये एक सच्चाई। तो ये था फ्रीजिंग पॉइंट। अब आइए इस पर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के एडिशन का इफेक्ट देखते हैं। अब यदि हम क्या करें, इसमें थोड़ा सा चीनी मिला दें या नमक मिला दें या यूरिया मिला रहे थे ना अभी आप, यूरिया मिला दी। अब आप बताइए कि जब आप यूरिया डालिएगा, यूरिया देखने में उजला होता है, तो ये यूरिया का दाना कहाँ जाएगा? पानी में जाएगा कि बर्फ में जाएगा? दोनों में चला जाएगा। पानी में जाएगा। सॉलिड में तो यूरिया घुस तो नहीं जाएगा, तो ये यूरिया घुलेगा कहाँ? पानी में। अब देखो पानी में यूरिया घुल गया, पानी में यूरिया घुला और अंदर का जो प्रोसेस चल रहा था वो अभी भी चल रहा है। अब बताइए, पहले जो कन्वर्जन 10 के रफ्तार से हो रहा था उतरफा, बर्फ से पानी और पानी से बर्फ, क्या लगता है कि ये जो कन्वर्जन एक दूसरे में ये कन्वर्ट कर रहा है, ये प्रभावित होगा या प्रभावित नहीं है? प्रभावित होगा। अब देखिए कौन प्रभावित होगा और कौन प्रभावित नहीं होगा और क्यों। हम यदि आइस के टुकड़ा की बात करें, तो आइस का जो 10 मॉलिक्यूल प्रति सेकंड पानी में बदल रहा था, इस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूरिया उसके अंदर नहीं गया है। क्लियर है? लेकिन ये पानी जो कन्वर्ट कर रहा था 10 मॉलिक्यूल प्रति सेकंड के रफ्तार से बर्फ में, इस पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यूरिया मिला हुआ है पानी में। ये अवरोध पैदा कर रहा है। देखिए कैसा अवरोध पैदा कर रहा है, जरा सोचिए। जिस समय यूरिया नहीं था, उस समय की बात को, जिस समय यूरिया नहीं था, इस पूरे सरफेस पर, इस पूरे सरफेस के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट में कौन था? पानी था, वाटर था, वाटर का मॉलिक्यूल था। लेकिन जब आपने इसमें यूरिया डाला, इसमें जब आपने यूरिया डाला, तो अब इसके संपर्क में यूरिया भी ना रहा है। अब बताइए कि जितना इजीली अप्रोच पानी पहले कर रहा था, यूरिया डालने के बाद उतना अप्रोच कर पाएगा क्या? तो ऐसी स्थिति में वाटर को वो डिस्टर्ब कर रहा है, किस में बदलने से? आइस में बदलने से। बस क्या होता है, ऑटोमेटिक इसका रेट घट जाता है। इसका रेट मान लो पहले जो ये 10 के रफ्तार से इधर और ये 10 के रफ्तार से इधर जा रहा था, इसका रफ्तार अभी भी 10 है, लेकिन इसका रफ्तार अब हो गया मान लीजिए 8। तो बर्फ से पानी में बदलने का रेट 10 और पानी से बर्फ में बदलने का रेट 8। अब बताइए समय के साथ किसी एक को तो नुकसान होगा। कितने मॉलिक्यूल का? 2 मॉलिक्यूल प्रति सेकंड का नुकसान होगा। किसको? बर्फ को या पानी को? कितने आदमी इस पक्ष में है कि आइस होगा? आइस के पक्ष में कितने? जो लोग लाइव हैं वो लोग भी बताइए, आइस के पक्ष में कितने लोग हैं? और पानी के पक्ष में? आप लोग निष्पक्ष हैं। हमारा कोई मतलब नहीं, और जे करना है करने दीजिए, हम नहीं देखेंगे। वो पगला गया था, वो पगला जाए। ये नुकसान होगा आइस को, आइस को नुकसान होगा। ठीक है, आप थोड़ा आगे बढ़ के क्वेश्चन कर रहे हैं, रेवल एक्स गेमिंग जो भी हैं, प्लीज थोड़ा जो कंसेप्ट अभी बता रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। वो सब बात आएगा आगे, बीच में हम नहीं ला सकते हैं उसको। नमक जब डालिएगा तो वहाँ एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाता है, तो जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो अभी तक जो पढ़े उसके अंदर नहीं आता है। प्लीज वेट कर लीजिए थोड़ा। सुनिए इधर, ये नुकसान होगा आइस को। इसलिए नुकसान होगा क्योंकि 10 का रफ्तार ही पकड़े हुए है, ये 10 के रफ्तार से छोड़ रहा है, लेकिन इसको मिल रहा है केवल 8। तो प्रति सेकंड 2 मॉलिक्यूल का नुकसान होगा। आपको ऐसा नहीं लगता है कि समय के साथ सारा का सारा बर्फ जो है वो पानी में कन्वर्ट कर जाएगा? हाँ या ना? अब बताइए,
जब जब ये पानी जब ये बर्फ पूरा का पूरा पानी में बदल गया तो क्या ये साम्यावस्था रह पाया? और साम्यावस्था रह नहीं पाया, इसका मतलब अब ये फ्रीजिंग पॉइंट पर नहीं है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट पर रहता तो साम्यावस्था मेंटेन रहता। तो अब हम चाहते हैं कि ये मेंटेन रहे, ये बर्फ गले नहीं। ये कैसे संभव है? ये तब संभव है जब दोनों का रफ्तार आपस में फिर से समान हो जाए। या तो हम इस 8 को बढ़ा के 10 कर दें, और नहीं तो 10 को घटा के 8 कर दें। हम 8 को बढ़ा के 10 नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम ही उसको 10 से घटा के 8 किए, और जो यूरिया मिल गया वो वहां हाथ से निकलने उकलने वाला नहीं है। और जब निकालिए दीजिएगा तो कौन चीज़ का इफेक्ट पड़िएगा? फिर तो पहले वाला सिचुएशन आ जाएगा। तो अब मतलब ये 8 को हम डिस्टर्ब अब नहीं कर सकते हैं, और डिस्टर्ब यदि करेंगे तो और कम कर सकते हैं, ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं। और थोड़ा सा और यूरिया मिला दीजिए, हो सकता है 6 का रफ्तार पकड़ ले। और यूरिया मिला दीजिए, हो सकता है ये 4 का रफ्तार पकड़ ले। बात समझ में आ रही है? लेकिन बढ़ेगा नहीं, अभी ये घटेगा। तो इसको छोड़िए, ये 8 का रफ्तार पकड़े हुए था ना। अब आप कोशिश कीजिए कि ये बर्फ ही अपना रफ्तार कम कर ले। तो बताइए, बर्फ पानी में ना बदले, बर्फ लिक्विड में कन्वर्ट ना करे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम यदि जैसे ये 0 डिग्री C पर था, यदि हम इसके टेम्परेचर को कम कर दें तो बर्फ अपने आप पानी में जो बदल रहा था उसका रेट घट जाएगा। तो मान लीजिए कि 0 डिग्री C पर था, हमने -2 डिग्री C कर दिया, अब ये 9 का रफ्तार पकड़ लिया। 10 था, अब हो गया 9। थोड़ा और घटा दिए, -4 डिग्री C कर दिए, अब ये 8 का रफ्तार पकड़ लिया। कि जैसे ही 8 पकड़ा, ये 8 के बराबर हो गया, दोनों एक बार फिर से साम्य अवस्था को हासिल कर लेगा। दोनों के भार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ये दोबारा साम्य अवस्था को हासिल कर लिया। तो दोबारा साम्य अवस्था को जिस टेम्परेचर पर हासिल किया वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। लेकिन वो फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का अब नहीं है, वो फ्रीजिंग पॉइंट किसका है? सॉल्यूशन का है। अब बताइए कि शुरू में था 0, अब हो गया -4, तो फ्रीजिंग पॉइंट घटा कि बढ़ा? फ्रीजिंग पॉइंट घटा। अब समझ में आया कि क्यों घटता है फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ से स्पष्ट तौर पर हम कह सकते हैं कि किसी भी विलियन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो शुद्ध विलाय के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। जबकि यही बात पीछे आप बॉइलिंग पॉइंट में पढ़े थे कि किसी भी विलियन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो उसके सॉल्वेंट से ज़्यादा होता है। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन लग जाता है। उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, क्वथनांक उन्नयन। जबकि हिमांक में क्या हुआ? हिमांक गिरा, नीचे आया, कम हुआ, इसलिए इसमें लगता है अवनमन, हिमांक अवनमन। इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसी को कहा जाता है डिप्रेशन, मतलब कम। यही बात समझ में क्लियर हुआ ये? और कुछ? ठीक है, अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख। अब ये उतारने वाला चीज नहीं था, अब इसका आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो पिछला ग्राफ आप बनाए थे उस ग्राफ को निकालिए तो जरा। हिमांशु चौरसिया पूछ रहे हैं कि आइस के ऊपर यूरिया का थोड़ा परत तो पड़ेगा सर। वही परत तो नुकसान कर रहा है आइस को। ग्राफ निकाल लिया आप? इधर देखिए, नीचे टेम्परेचर है यहाँ, इधर, और ये देखो आगे। हम पानी के, हम शुद्ध जल यदि लेते हैं, शुद्ध जल में याद कीजिए हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे थे ये बढ़ रहा था, ये यहाँ आके टच किया। इसी को हम लोग क्या बोले थे बताइए? इसी को हम लोग बोले थे T0 B। याद है आपको? देखिए यहाँ, अब वो लाइट का इफेक्ट आ रहा था, आप लोग को देखने में दिक्कत नहीं ना हो रही है? देखो आगे। अब याद कीजिए, इसी के टेम्परेचर को जब हम घटाए थे तब क्या हुआ था?
इसके टेम्परेचर को जब हम घटाए थे तो कुछ देर के बाद याद है ये सॉलिड में कन्वर्ट कर गया था, और जहां पर ये सॉलिड में कन्वर्ट किया था वहां से जब नीचे गिराए थे तो उसको क्या कहा गया था? ये है T0F। इसको हम लोग पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसको हम लोग पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर है ये? अब बताइए कि इसी ग्राफ में यदि हम थोड़ा चीज, मतलब ये शुद्ध पानी का ना ग्राफ है, इसी में मान लो थोड़ा सा हम यूरिया मिला दिए तो अब बन गया सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। सॉल्यूशन का ग्राफ ऐसा है, यदि हम उसका बॉइलिंग पॉइंट भी दिखाएं और उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी दिखाएं तो इसके ऊपर हमको दिखाना पड़ेगा या नीचे दिखाना पड़ेगा? क्या है कि वेपर प्रेशर कम गया होगा, घट गया होगा, वेपर प्रेशर घटा होगा। तो हम अब क्या करते हैं, इसको नीचे दिखाते हैं। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये किसका है? प्योर सॉल्वेंट का। अब हम सॉल्यूशन पर काम करते हैं। सॉल्यूशन पर काम करेंगे तो सॉल्यूशन का भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वेपर प्रेशर बढ़ेगा और एक एटीएम को छू लेगा। एक एटीएम को टच करेगा जिस पॉइंट पर, वहां से इसको नीचे गिराइए। बताइए, इसी को ना हम लोग टीवी बोले थे, इसी को हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बताइए, अब इसको भी यदि हम ठंडा करेंगे तो ये भी तो फ्रीज करके सॉलिड में कन्वर्ट करेगा। ये सॉलिड में कन्वर्ट करेगा इस पॉइंट के लेफ्ट साइड या राइट साइड? सॉलिड में, देखिए ये सॉलिड में यदि देखो इधर, यदि ये इधर सॉलिड में कन्वर्ट कर गया, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ गया। T0F यहाँ है या और TF इधर भाग जाएगा तो फिर बढ़ गया ना। बढ़ता तो है नहीं, क्या होता है? घटता है। तो ये जब भी सॉलिड में कन्वर्ट करेगा तो इस पॉइंट के पीछे आ गए। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को पीछे कर रहे हैं और पीछे ठंडा करके ये मान लो यहाँ पर सॉलिड में कन्वर्ट कर, ये क्या है? सॉलिड। यहाँ पर मान लो कन्वर्ट कर गया, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से इसको नीचे गिराइए और इस पॉइंट को क्या हम लोग बोलेंगे? TF। इसको कहा जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हुआ ये? अब कुछ लोगों का यहाँ पर कहना होता है कि सर जिस तरह से आप इसको पीछे करके सॉलिड किए, उसी तरीके से आप इसको भी पीछे करके यहाँ से सॉलिड मान लो करते, या यहाँ गिराते, या यहीं से गिरा के इसे कर देते। लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि सॉलिड स्टेट में जाने के बाद दोनों का वेपर प्रेशर आपस में लगभग बराबर हो जाता है, और सॉलिड स्टेट में जो वेपोराइजेशन होता है वो इतना कम होता है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और जब दोनों के वेपर प्रेशर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो हम दोनों को आपस में बराबर भी मान सकते हैं। तो हमने क्या किया, पीछे जाके मिला दिया। आप एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी खोलिएगा, उसमें ग्राफ देखिएगा, एग्जैक्ट यही ग्राफ बना हुआ है। और ऐसे जैसे अभी आपको हम समझा दिए तो अब आप बात को समझ गए। अब घर पर अपने से पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आता इस ग्राफ में कहा क्या गया। इस ग्राफ का और भी बात है जो बचा हुआ है, पहले आप उसको देखिए। क्या हुआ, नहीं समझे? हाँ, कहीं ना कहीं सॉलिड में कन्वर्ट करेगा ही। अब तुम कहोगे सर पीछे लेके चले जाए, जैसे एक बात हम बोल रहे हैं, जैसे ये मान लीजिए 0 डिग्री C टेम्परेचर, तो हो सकता है कि वो पीछे जाके सॉलिड में कन्वर्ट करे, लेकिन सॉलिड में कन्वर्ट उसको करना है। सॉलिड में कन्वर्ट करेगा तो इधर देखिए, अब यहाँ देखो। अब एक चीज देखिए, इस पॉइंट को थोड़ा गौर से देखिए आप। इस पॉइंट से लेकर यहां तक का जो वैल्यू है यही कहलाएगा विलियन का क्वथनांक। इस पॉइंट से यहां तक का जो वैल्यू है यही कहलाएगा शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो शुद्ध विलायक के क्वथनांक से विलियन का क्वथनांक कितना अधिक है? इतना अधिक है। इसी को ना हमने डेल्टा TF कहा था, सॉरी डेल्टा TB। यही है ना क्वथनांक उन्नयन। हम आपसे यदि पूछें कि कितना बढ़ा क्वथनांक, तो हम कहेंगे कि इतना था और यहां आया, मतलब इतने ना बढ़ा। टीवी में से T0B को घटाएंगे तो यही ना वैल्यू मिलेगा। इसी प्रकार यदि हिमांक अवनमन को दिखाना हो, जिसको हम डेल्टा TF से सूचित करते हैं, क्वथनांक उन्नयन को सूचित करते हैं डेल्टा TB से, और हिमांक अवनमन को सूचित करते हैं डेल्टा TF से, तो उसको यदि हम सूचित करें तो बताइए यहां से लेकर यहां तक का पॉइंट T0F है।
और यहां से लेकर यहां तक का पॉइंट टी एफ है, तो ये घटा कितना से, ये यहां था, यहां से घट के यहां आ गया, यानी यही है ना डेल्टा टी एफ। और इसी को हम लोग कहेंगे हिमांक, आगे चल के इसी को हम लोग कहेंगे हिमांक अवनमन। अब आप देखो डेल्टा टीवी बराबर आप क्या पढ़े थे, टीवी माइनस टी नॉट भी पढ़े थे, याद है आपको? जो बड़ा है टीवी, छोटा है टी नॉट भी। लेकिन यही यदि यही चीज हम डेल्टा टी एफ के लिए पढ़ें तो यहाँ क्या लिखेंगे, बड़ा कौन है, टी नॉट एफ माइनस, हाँ नोट वाला इसमें पहले आ जाता है, और ये एकदम उल्टा कर देता है, ईस्ट वेस्ट पूरा पश्चिम, पूरा का पूरा कंसेप्ट धराम से उल्टा होगा। आगे चल के देखिएगा आप ये सारा चीज, सिर्फ एक वही चीज डिस्टर्ब करके उल्टा करता है हिमांक अवनमन और क्वथनान गुण्य। हाँ कंसेप्ट एक जैसा है लेकिन उल्टा कंसेप्ट। अब क्या उल्टा है क्या सीधा है हम आगे देखेंगे, अभी इस पर हम बात बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिलहाल हम इसको मिटा रहे हैं। बताइए अब समझ में आया ये चीज? अब यदि तुम इस चीज को गौर से देखो ना तो इस ग्राफ में वेपर प्रेशर भी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, हर बात है, मैथमेटिक्स है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि सॉल्यूशन चैप्टर में जितना कंसेप्चुअल बात पढ़े वो सब बात इसमें है? और यदि आप सच में इस ग्राफ को सीखें हैं या समझें, मतलब आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन गलती से कहीं भी बीच में होली आ गया हो, क्लास छोड़े हो, या फिर इरेगुलर होने की वजह से कहीं कोई परेशानी रहा हो, तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है आपको। काहे कि अभी जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं ना, इसी थ्योरी को फिर इसके लास्ट वाले पार्ट में मॉडिफाई किया जाता है। जिस आदमी को ये बात समझ में आया उसी आदमी को अगला 10-15 दिन का बात समझ में आएगा, जिसको ये सब बात समझ में नहीं आया अगला 10-15 दिन कुछ समझ में नहीं आएगा। नए चैप्टर का इंतजार कीजिए, नए चैप्टर में भी पहला क्लास से ज्वाइन कीजिएगा तो फिर कंटिन्यू ठीक रहेगा, ना जहाँ क्लास छोड़े वहीं से गड़बड़ा जाइएगा। तो एक अच्छा व्यवस्था है कि लाइव क्लास है या ऑनलाइन क्लास है, यूट्यूब पर सारा वीडियो अवेलेबल है। अभी जब तक पब्लिक हो रहा है वीडियो तब तक तो कम से कम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो लोग नए नए भी आ रहे हैं सभी लोग यूट्यूब से जुड़िए, उसमें सारा का सारा जितना 12th में अभी तक पढ़ाई हुआ है एक भी लेक्चर मिसिंग नहीं है, सारा का सारा लेक्चर अवेलेबल। तो यदि आप पढ़ने वाले होंगे तो वहाँ से लेक्चर देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या पढ़े हैं, या कहीं और पढ़ते हैं तो एक बार इस लेक्चर को देख लीजिए और कंपैरिजन कर लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि कंसेप्ट का लेवल क्या है। खैर इससे ज़्यादा नहीं बोलना है, बाकी आप समझ रहे हैं चीज़ों को। और ये तो एक मिनट रुक जाइए, अभी आप हेडिंग क्या डाले हुए थे? हिमांक पर औरनशील विलय के मिलाने का प्रभाव। प्रभाव दिखा? क्या दिखा प्रभाव? औरनशील विलय मिलाएंगे तो हिमांक घटेगा। और दूसरा बात ये हम कह सकते हैं कि विलियन का जो क्वथनांक होगा वो हमेशा कम होगा, क्वथनांक नहीं सॉरी हिमांक, विलियन का हिमांक जो होगा वो हमेशा कम होगा। किसके हिमांक से? शुद्ध विलय के हिमांक। क्लियर है ये सब? तो पहले आप इसको लिखिए, तो पहले लिखिए, छोड़ दें कौन सी छोड़, हो गया टाइम हो गया क्या? तुम लोग होली एक को नहीं खेला है रे? हाँ मुंह में रंग और कुछ लगले नहीं है क्या, होली खेलता है? चलो उतारो भी, बनाने में 2 दिन लग गया। हम भी खेले थे होली। हाँ होली में देखो रंग वगैरह तो खैर नहीं लगाना चाहिए, जो कि आजकल वो इतना ना ज्यादा केमिकल का अबीर भी, और लगाना चाहिए तो बहुत कम। होली खेलिए कीचड़ का, कादो मिट्टी का। नहीं 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 नहीं, आप लोग होली को होला बना देते हैं। रुकिए सुनिए इधर, ये जो होली में आप लोग कीचड़ उचड़ खेलते हैं उसमें आप गोबर मिला देते हैं और क्या क्या मिला देते हैं, आप ये सब हरकत करने लगते हैं तो फिर गड़बड़ कर देते हैं। सुनिए सुनिए इधर हमारी बात सुनिए, होली में होली का एक अपना साइंटिफिक व्यू है, यदि आप उसको समझिए तो। यदि आप बढ़िया खेत वाला मिट्टी पूरा कीचड़ कर लीजिए गड्ढा करके, और उसमें 1-2 घंटा आप रहिए। सुनिए साइंटिफिक व्यू क्या है इसका।
तो यदि आप 2-3 घंटा यदि आप कीचड़ को लपेसे हुए रह गए, तो ठंडा में, सुनिएगा इधर, ठंडा में जो ये सेल सब डैमेज होता है ना, जो पपड़ी बन के गर्मी में छोड़ता है, देखता होगा बहुत आदमी का ठंडा में हाथ पैर सब फटा हुआ रहता है, यदि लोशन वगैरह का इस्तेमाल ना करे। स्टूडेंट लाइफ में तो खासा होता है, या बैचलर में तो थोड़ा और ज़्यादा होता है कि ध्यान रखना नहीं होता है, खास करके लड़के लड़के लोगों का। लड़की लोगों का तो खैर, इन लोगों का तो यही काम है, पोतते रहना, शरीर में कहाँ पेंट करना है, इन लोग का अपना ये अलग है लेवल। तो नहीं, ये इसमें बेइज्जती वाली बात नहीं, ये तो सच्चाई है। हाँ, तो उन लोगों का नहीं कर सकते हैं, लेकिन लड़का लोग का ऐसा होता है, तो वो जितना भी डैमेज सेल है ऊपर जो परत बन गया है, आप 2-3 घंटा के बाद नहाइएगा तो पूरा का पूरा फ्रेश महसूस कीजिएगा, और आपको लगेगा कि स्किन का सारा छिद्र जो है खुल गया है, और गर्मी आ रहा है, पसीना निकलने में कोई परेशानी नहीं होगा। नहीं तो मान लीजिए पसीना निकलवे नहीं करेगा, तुमको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और क्या क्या ना पकड़ लेगा। तो कीचड़ खेलना चाहिए, अगला होली से भर दिन कीचड़ में घुसा हुआ रहेगा। चेंज करें इसको क्या? क्या हुआ? हाँ, प्रैक्टिकली फील किए हम। आगे बढ़े। उतारिए ग्राफ। एक्स गेमिंग बोल रहे हैं कि सर कभी टीएफ बड़ा हो जाता है, कभी टीवी बड़ा हो जाता है, अगले हो जाएंगे हम। नहीं रे, फिर रहो। चलिए आप लोग उतारिए, थोड़ा कमेंट देखें क्या क्या आया है, और जो लोग लाइव हैं वो सुनिए क्या देख रहे हैं। सोल्यूशन का आई स्कोर ठीक है। एल्कोहल फ्रीज में क्यों नहीं जमता है? आदित्य राज कौन बोला एल्कोहल फ्रीज में नहीं जमता है? फ्रीज अब रखिएगा कम कैपेसिटी वाला तो कहाँ से जमेगा? तब जमता है। फ्रीजिंग पॉइंट चेक कीजिए। हाँ, जितना जल्दी वाटर जमेगा उतना जल्दी नहीं जमेगा, लेकिन जमेगा। ये सब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है, डिफरेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह। जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर में होता है, उतना ज़्यादा एल्कोहल में नहीं होता है, क्योंकि एल्कोहल एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जनरली वो नॉन पोलर टाइप का नेचर शो करता है। ओ एच की वजह से थोड़ा सा पोलरिटी आती है, लेकिन कार्बन का चेन ज़्यादा होने की वजह से ऐसा होता है। लेकिन ये सब बात थोड़ा वेट कर लीजिए ना, ये सब अपने समझ में आ जाएगा ऑर्गेनिक। हाँ ठीक है, काम होते रहना चाहिए, तार लिए तो कुछ हो करेंगे ना। तो सिलाई मशीन लेके आया करो, क्लास से जहाँ उतारल हुआ खटाखट देना शुरू। चेंज करें इसको, नीचे एरो दीजिए, लिखिए। नहीं, अब नहीं रुकेंगे, बहुत हो गया। अच्छा एक बात बताइए, आप जो उतार रहे हैं उतारिए। आप लोग थोड़ा सच बताइएगा, झूठ नहीं, मतलब
सच में चीजों को समझते हैं जो हम बोलते हैं सो, मतलब आप ये फील करते हैं कि नहीं ये यदि ये ऐसा होगा तो सच में ऐसा होगा, मतलब ये एक देखो मन में एक इमेजिनेशन आते रहना चाहिए। जब जैसे हम तुमको पढ़ा रहे हैं ना, जैसे हम तुमको कहे कि 0 डिग्री पर ऐसा होता है, तो तुम्हारे मन में वो प्रैक्टिकल इमेज चल रहा है कि हाँ ऐसा हो रहा है। जब तक तुमको केमिस्ट्री में ऐसा वाला फीलिंग नहीं आएगा ना, तुम केमिस्ट्री नहीं समझोगे। बहुत अटपटांग सब्जेक्ट है, और इसको समझने की नहीं, इसको फील करने की जरूरत होती है। तुम्हारा फीलिंग यदि डेविएट ना हो रहा हो, विचलित ना हो रहा हो, तो केमिस्ट्री पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, फील होने लगेगा। नहीं फीलिंग को बांटते रहिएगा इधर उधर तो दिक्कत है। एरो दीजिए, लिखिए तो, लिखेंगे। जब किसी शुद्ध विलायक में जब किसी शुद्ध विलायक में अउरणशील विलय मिलाया जाता है, अउरणशील विलय मिलाया जाता है, तो अउरणशील विलय मिलाया जाता है तो देखो इधर, वाष्प दाब भी घटता है और हिमांक भी घटता है। और क्वथनांक, क्वथनांक का बात यहाँ हम नहीं करेंगे क्योंकि क्वथनांक वाला टॉपिक ये है नहीं, पीछे तो ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं। लिखेंगे तो वाष्प दाब और हिमांक दोनों घट जाता है, तो वाष्प दाब और हिमांक दोनों, वाष्प दाब और हिमांक दोनों घट जाता है। नेक्स्ट एरो, विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम नहीं होता है, हमेशा कम होता है। विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से हमेशा कम होता है। अब तुम इस चीज को प्रैक्टिकली कैसे याद रख सकते हो? पानी कितना डिग्री सी पर जमता है? 0 डिग्री सी पर। और शरबत को यदि तुम बर्फ बम में बदलना चाहो तो वो 0 डिग्री सी पर नहीं जमेगा, वो -10 -5 इस कम टेम्परेचर पर जमेगा। अब देखो ये एक देखो बात ये छोटा सा है, लेकिन बात ये प्रैक्टिकल है। इस बात को तुमको याद रखने में सुविधा होगी, और इस बात को याद रख के तुम आसानी से याद रख पाओगे कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, हिमांक अवनमन। इसको किस चीज से सूचित करते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ना, डेल्टा टी एफ बराबर क्या बताए थे? टी नॉट एफ माइनस टी एफ। इसको परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे बताइए? शुद्ध विलायक के हिमांक तथा विलयन के हिमांक के अंतर को हिमांक अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ द्वारा सूचित किया जाता है। रुकिए रुकिए, इसे डेल्टा टी एफ द्वारा सूचित किया जाता है, यहाँ तक लिख लेंगे। और आगे लिखेंगे कि हिमांक अवनमन एक अनुसंख्य गुणधर्म है क्योंकि यह विलय के कणों की कुल संख्या पर निर्भर करता है। अब थोड़ा ये समझ लें कि यह विलय के कणों की कुल संख्या पर कैसे निर्भर कर रहा है। और आप याद कीजिए, विलय के कणों की संख्या बढ़ती है तो अनुसंख्य गुणधर्म बढ़ता है, और विलय के कणों की संख्या घटती है तो अनुसंख्य गुणधर्म घटता है। अब ये बात समझिए कैसे ये अनुसंख्य गुणधर्म है। आप याद कीजिए, थोड़ा सा यूरिया डाले थे तो रेट 8 हो गया था, थोड़ा और यूरिया डाल देते तो रेट 6 हो जाता, थोड़ा और यूरिया डाल देते तो रेट 4 हो जाता। तो बताइए, जितना ज़्यादा यूरिया डालते जाते उसको फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर को उतना कम करना पड़ता। शुरू का टेम्परेचर 0 डिग्री सी था पानी का, ज़्यादा यूरिया मिला दिए
तो मान लीजिए -20 डिग्री सी करना पड़ा, -20 डिग्री सी करना पड़ा। तो बताइए कि यहाँ हम रखेंगे 0, यहाँ रखेंगे माइनस, अब -20, तो ये वैल्यू कितना मिलेगा? यानी डेल्टा टी एफ का मान कितना आया? 20। जब आप कम यूरिया डाले थे और 8 का रेट पकड़े हुए था, जब आप फ्रीजिंग पॉइंट -5 डिग्री सी किए, तो 0 में घटा दिए कितना? -5। बताइए 5 का अंतर मिला। तो डेल्टा टी एफ का मान 5 मिला जब कम यूरिया मिला है, और डेल्टा टी एफ का मान 20 मिला जब ज़्यादा यूरिया मिला है। आपने देखा कि डेल्टा टी एफ का मान ज़्यादा आया जब विलय के कणों की संख्या ज़्यादा थी, और डेल्टा टी एफ का मान कम आया जब विलय के कणों की संख्या कम थी। आया ना? तो विलय के मिलाने से हिमांक घटता है, लेकिन हिमांक अवनमन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि 0 था और ज़्यादा मिला दिया तो -20 डिग्री सी पर चला गया। एक्चुअल में ये 0 माइनस और माइनस मिलके उसको प्लस करके वैल्यू को क्या कर देता है? बड़ा कर देता है, बढ़ा देता है। आई बात समझ में? तो लिखेंगे नीचे तो देख, फिर लिखा है क्योंकि हिमांशु हैं, लिख रहे हैं कि सर एल्कोहल से ज़्यादा नशा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में नशा तो है, नशा तो है ही, बशर्ते कि एक बार आदत लग जाए, नशेरी खाली हो जाओ तो। दारू का नहीं, केमिस्ट्री का। तो इस साल सुनो, एक साल बढ़िया से पढ़ो, ठीक है? अगला साल होली में पक्का नशेरी बन के रहना है केमिस्ट्री का। तुम क्या समझ रहा है? नहीं, दारू का नहीं। चलो देखो तो, हम लोग जिनसे पढ़ते थे ना, साइंस कॉलेज के प्रोफेसर थे, वो एचओडी थे केमिस्ट्री के, वो बोलते थे साइंस एक, ये केमिस्ट्री एक नशा है। तुमको साइंस में किसी भी पेपर में इस ऐसा नशा नहीं लगेगा, यदि इसका नशा एक बार लग गया ना तो बाकी चीजें पीछे रह जाएगी। हमको लगता है बहुत सही कहते थे, एकदम प्रैक्टिकली वो बोलते थे। चलिए लिखिए तो। देखो नाम सुनना चाहती है, उनका नाम अटपटा है, इसको पता है। इस, हाँ, लखन में तो कुछ नहीं। लिखो, लिखेंगे। पटना साइंस कॉलेज के एचओडी थे, खक्खन महतो नाम था, नाम पर मत जाइए। बहुत बड़ी पर्सनालिटी, समझ गए? केमिस्ट्री के फील्ड में। ये नहीं बिहार लेवल पर, इंडिया लेवल पर की बात कीजिए। यहाँ नॉर्मल लेवल के आदमी नहीं थे, खाली नाम सुने खक्खन महतो है, हंस रहे हैं। अभी उनके बारे में कोशिश करना जानने का, पागल हो जाओगे। हालांकि ये 1-1.5 साल पहले सुनने में आया कि वो गुजर गए। लिखिए तो, विलायक के, लिखिए, लिखेंगे। विलायक के हिमांक, विलायक के हिमांक के, पागल है कौन, पगला गई है? विलायक के हिमांक तथा विलयन के हिमांक के अंतर को, के अंतर को वही कहते हैं जो हेडिंग लिखा हुआ है। देख लो क्या, के अंतर को हिमांक अवनमन कहते हैं। के अंतर को हिमांक अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ द्वारा सूचित किया जाता है। नीचे, नीचे, इसे डेल्टा टी एफ द्वारा सूचित किया जाता है। नीचे लिखेंगे अतः डेल्टा टी एफ बराबर टी नॉट एफ माइनस टी एफ। अतः डेल्टा टी एफ बराबर टी नॉट एफ माइनस टी एफ, घेरिए लिख के इसको। हो गया? डेल्टा टी एफ, टी नॉट एफ और टी एफ क्या है, बस ये लिख लीजिए। क्या है ये? हिमांक अवनमन। टी नॉट एफ क्या है? शुद्ध विलायक का हिमांक। टी एफ क्या है? विलियन का हिमांक। ए, निश्चिंत हो गई रे।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रॉल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कल खुला हुआ रहेगा, कल फिर होली है क्या? खुला ही रहेगा अब लगातार, संडे को भी क्लास होगा। हो कौन सी क्लास होगा? ये मेडिकल है ना बचा हुआ? अरे पिछला दिन उस लड़की का क्या हाल है जो जिसका तबीयत खराब हुआ था? चलिए लिख लीजिए हेडिंग, रॉल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए कोई आए ना आए, क्लास लगातार चलता रहेगा। और क्लास दोनों व्यवस्था है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का, जब तक आप लोग रेगुलर नहीं होते हैं। तो आप देख लीजिए, जैसे भी हो क्लास कर लीजिए, नहीं कर सकते तो मत कीजिए, हम क्या करें। 18 दिन तक होली मनाते रहेगा, बाद में कहिएगा कि सिलेबस नहीं खत्म हुआ और हल्ला कीजिएगा, तो थोड़े होता है। 12th में वो सब होने नहीं देंगे। अभी से टाइट रहिए, केमिस्ट्री का सिलेबस बड़ा है, आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और जब हम तैयार हैं तो आप क्यों नहीं। चलिए मिलते हैं कल।